सर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश सार्थक संवाद में। सार्थक संवाद के तहत आज हम उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में हैं, जहां एक करिश्माई शख्स हमारे साथ में है। करिश्माई शख्स इसलिए नहीं है कि वह इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। करिश्माई शब्द का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं कि 23 साल के इतिहास में उत्तराखंड की राजनीति में जो कोई नहीं कर सका वो उन्होंने अपने नेतृत्व में कर दिखाया। कर ये दिखाया कि अपनी पार्टी को लगातार दूसरी बार सत्ता में ला कर दिखा दिया। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की, जिन्हें पार्टी ने बड़ी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में राज्य की सरकार के नेतृत्व का दायित्व तकरीबन 1.5 साल पहले सौंपा था। वह उस परीक्षा में उत्तीर्ण निकले और पार्टी को लगातार सत्ता में बनाए रखने का करिश्मा कर दिया। तो अब इस करिश्मे का 1 साल पूरा होने जा रहा है, तो हम इसी मुद्दे पर बात करने के लिए उनके साथ हैं, उनके कार्यालय में। तो धामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। और सबसे पहले आपको बधाई 1 साल का कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा करने के संदर्भ में। और सवाल भी यही है, क्या ज़्यादा चुनौतीपूर्ण रहा, पार्टी को दोबारा सत्ता में लाना या सत्ता में लाने के बाद 1 साल तक सरकार चलाना? क्या ज़्यादा चुनौतीपूर्ण रहा? नहीं, देखिए, मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ और अपनी पार्टी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिनके मार्गदर्शन में और जिनके आशीर्वाद से एक सामान्य से मैं कहूँ कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने मुझे सौंपी। और कम समय था, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से, उनके नेतृत्व में ही और उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड की जनता ने एक मिथक तोड़ा, एक नया इतिहास बनाया और हमको काम करने का अवसर प्रदान किया। और हमने कोशिश करी है 1 साल के अंदर कि बहुत सारे मुद्दे, चाहे वो समान नागरिक संहिता पर कमेटी बनाने की बात हो, धर्मांतरण पर हिंदुस्तान का सबसे कड़ा कानून लाने की बात हो, नकल जो एक बड़ी चुनौती बन गई थी उस पर देश का सबसे कड़ा कानून लाने की बात हो, महिला आरक्षण, चूँकि मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान इस राज्य के अंदर है, उनको आगे बढ़ाने के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण की बात हो, 10% हमारे उत्तराखंड आंदोलनकारियों का, ये जिन्होंने उत्तराखंड बनाने में बड़ा योगदान दिया हो, ऐसे अनेकों मुद्दे हमने काम किए हैं और सभी चीज़ों को कोशिश करी है सरल करें और उनका समाधान निकालें। इसके साथ साथ एक कार्य संस्कृति भी राज्य के अंदर विकसित हो, उस दिशा में भी लगातार मॉनिटरिंग और लगातार समीक्षाएं और लगातार जन संवाद, लोगों के बीच में जाकर उनकी समस्याओं को सुनना, उनसे जुड़ना, उनके फीडबैक के आधार पर निर्णय करना और सरकार को उस दिशा में आगे बढ़ाना, ये काम रहा है। हालांकि चुनौतियां बहुत रही हैं जी, लेकिन उन चुनौतियों के बावजूद भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सहयोग से और उनकी शुभकामनाओं से हम लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं। पर थोड़ा अचरज का विषय है धामी जी, जितनी आपकी उम्र नहीं है उससे ज़्यादा का अनुभव रखने वाले लोग सामने हैं, प्रतिद्वंदी पार्टी में भी हो, अपनी पार्टी में भी हो, उसके बीच में जमे कैसे हुए हैं आप? नहीं, सारे ही अनुभवी लोगों का लाभ मिल रहा है, इसीलिए अच्छा चल रहा है। इतने उन अनुभवी लोगों का हम सबका लाभ ले रहे हैं और सभी का सहयोग भी मिल रहा है। सबका एक तरह से मैं कहूँ कि सभी कामों में बराबर सभी लोग सहभागी हैं। वही कारण है कि हमारी पार्टी हो चाहे सरकार हो, दोनों ही तेज़ गति से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। हम सरकार पर बाद में बात कर लेंगे। मूलतः आप संगठन के आदमी रहे हैं, पार्टी के व्यक्ति रहे हैं, तो थोड़ा पार्टी की सियासत पे बात कर लें। या हरीश रावत आपके लिए समस्याएं या समाधान, थोड़ा समझना मुश्किल होता है, थोड़ा रोशनी दीजिए ना धामी जी। नहीं, हरीश रावत जी का एक अपना लंबा राजनीतिक अनुभव है और वो केंद्र और प्रदेश लगातार उन्होंने काम किया है और ठीक है, जहाँ पर उनको परेशानी होगी या उनको लगेगा तो वो उसको, चूँकि एक पार्टी के नाते मैं कहूँ कि उनको बोलना भी पड़ता है और बोलते भी हैं, लेकिन जहाँ उनको समाधान की ओर है, उनके जो बहुत सारे सुझाव भी आते हैं बहुत समय समय पर और व्यक्तिगत रूप से भी और
सार्वजनिक रूप से भी हम लोग उस पर सब पर जो है सबको लेकर काम करते हैं। हम तो पक्ष विपक्ष सबको जनपक्ष बनाकर काम करते हैं। जी, तो ये जो जनपक्ष बनाने का कौशल है वो अपनी पार्टी में भी कैसे संभालते हैं? त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, तीरथ सिंह रावत हैं, कोश्यारी जी हैं, खंडूरी जी हैं, इतने नामचीन नामों के बीच में धामी जी मतलब टिके हुए हैं, बने हुए हैं, थोड़ा समय ना मुश्किल होता है। इस कुशलता के विषय में कुछ तो रोशनी दीजिए ना। नहीं, मैंने सबके साथ काम किया है और मैं सबको, सब लोग मुझे भी भली भांति जानते हैं। लोग अतीत में देखते थे ये सब काम लगाने में लगे होते थे, आप इनसे काम लेने में लगे हैं, इस अंतर को समझाइए ना थोड़ा। नहीं, हम लोग प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और उनके आशीर्वाद से सभी लोगों का सहयोग लेने पर मैं विश्वास करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि भाई सभी के दीर्घ अनुभव हैं, लंबा उनका सामाजिक और राजनीतिक जीवन रहा है, इसलिए सभी लोगों से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। मज़ा किस में ज़्यादा आता है? संगठन में जब काम करते तो तब ज़्यादा मज़ा आ रहा है, ये जब सत्ता का नेतृत्व कर रहे हैं तब मज़ा आ रहा है? मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ और पार्टी संगठन में मैंने जो सीखा है, जो भी जिम्मेदारी मिलती है मैं कोशिश करता हूँ कि उसको पूरे प्राणों प्रण के साथ, पूरे मनोयोग के साथ, जितनी मेरी योग्यता, क्षमता, जो भी मेरी कैपेसिटी है उसके अनुसार मैं काम करूँ और अपना सर्वोत्तम देने का मैं प्रयास करता हूँ। नहीं, वो तो बात ठीक है। मेरा सवाल तो बहुत स्पष्ट है, जनता भी समझना चाहती है। संगठन में काम करना ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होता है या सत्ता में इन अपेक्षाओं के बीच में अपने आप को बनाए रखना ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होता है? थोड़ा रोशनी दीजिए। मतलब आप जैसा अनुभवी व्यक्ति जिसने कम उम्र में दोनों जगह काम कर लिया, तो लोग समझे तो सही क्या ज़्यादा बेहतर? नहीं, संगठन एक ऐसी सीढ़ी है जी, कि वो सब जीवन में जो भी भूमिका मिले उस पर आपका काम कैसा होना चाहिए और किस तरह से समन्वय बनाना है, किस तरह से सबका सहयोग लेना है, ये हमको संगठन ही सिखाता है। और जो संगठन ने सिखाया है या संगठन में जो हमको सीखने को मिला है, बड़े लोगों का अनुभव और उनका मार्गदर्शन मिला है, वो सरकार में भी काम आता है। तो इस समझ के संदर्भ में एक और रोशनी आपसे चाहते हैं। जब आपने सियासत शुरू की थी, वो अटल आडवाणी के दौर की पार्टी थी भाजपा। अब जब आप अपनी राजनीति के चरम बिंदु पर दिखाई देते हैं, पार्टी भी ज़बरदस्त ऊंचाई पर दिखाई देती है, ये नरेंद्र मोदी अमित शाह के दौर की भाजपा है। दोनों भाजपा में क्या अंतर है? कुछ आपने तो सीधे तौर पर जिया है दोनों दौर को, क्या महसूस करते हैं? उस दौर में क्या था और इस दौर में क्या अलग है? देखिए, आज चूँकि मैं तब बहुत मैं विद्यार्थी कार्यकर्ता था जी। अटल जी का, आडवाणी जी का जब चरम पर दौर चल रहा था, वह दौर भी एक दौर था और यह दौर एक अलग दौर है। इस दौर में आज भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में केवल भारत की ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। और मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐसा हिंदुस्तान बन रहा है, एक ऐसा भारत बन रहा है जो भारत पूरी दुनिया को अब दिशा देने का भी काम कर रहा है। एक समय था जब वैश्विक मंचों पर भारत अपनी बात भी नहीं कह पाता था, कोई उसको गंभीरता से नहीं लेता था। पिछलग्गू भारत और दब्बू भारत की हमारी छवि बन गई थी। आज चाहे G20 की अध्यक्षता हो, भारत सरकार के मैं कहूँ आह्वान पर या उनकी पहल पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को मिलेट वर्ष घोषित करना हो, अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की अध्यक्षता हो, रूस यूक्रेन युद्ध हो, चीन को मुंहतोड़ जवाब देना हो, सर्जिकल स्ट्राइक करनी हो, ये सारे मुद्दे ऐसे मुद्दे हैं कि आज दुनिया भारत का लोहा मान रही है और भारत को गंभीरता से ले रही है। आप कह रहे हैं भारत को गंभीरता से ले रहे हैं, भारत का लोहा दुनिया मान रही है। देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल के जो पूर्व अध्यक्ष हैं राहुल गांधी, वो बता रहे हैं कि देश बर्बादी के कगार पर जा रहा है, लोकतंत्र खत्म हो रहा है, आओ देश को संभालो। तो आपकी बात में और देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल, देश का सबसे प्रभावी जो परिवार रहा है, वो तो खुल के बता रहा है कि देश बर्बाद हो रहा है। देखिए, उस परिवार और उस पार्टी के नेता जो सबसे पुरानी पार्टी है जी, उनकी ज़मीन यहाँ खिसक गई है, उनके पास ज़मीन नहीं है और पार्टी भी समाप्ति की ओर है। इसलिए अब वो
मैं समझता हूँ कि किसी विदेशी एजेंडे पर वो काम शुरू उनका हो गया है, और उनके बारे में है जिनकी फाउंडेशन को, उनके पिताजी के नाम से चलने वाले फाउंडेशन को, जो हमारा घोर विरोधी चीन है, जो जगह जगह पर हमारे लिए कांटे बिछाने का काम करता है, उस देश से भी उनकी उसमें डोनेशन आता है। तो देश की जनता स्वयं समझ सकती होगी कि वो किस दिशा में जा रहे हैं। और पूरी दुनिया आज भारत को जो है कह रही है कि भारत आज समर्थ भारत, शक्तिशाली भारत, समरस भारत। और दुनिया भी भारत का जब बजट आ रहा है, उस बजट से अपेक्षा रख रही है कि कैसा बजट आएगा। पूरी दुनिया के अंदर साख बढ़ रही है। ऐसे समय में इस प्रकार का बयान देना, और इस प्रकार का बयान वो उस पार्टी के नेता दे रहे हैं, उस परिवार के जिनके पूर्वजों ने इस देश के अंदर आपातकाल लगाने का काम किया था, लोगों को जेलों के अंदर भरने का काम किया था। ये बड़ा हास्यप्रद है। ये उनकी बुद्धि पर मुझे तरस आता है कि उस धरती पर जाकर कह रहे हैं जिन्होंने हमारे देश के अंदर कई वर्षों तक देश को गुलाम बनाकर रखा। शर्मनाक है, जितनी निंदा की जाए उतना कम है। तो शर्मनाक मानते हैं इस बात को। अब हम वापस आते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से बात करने के लिए। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश बहुत आगे बढ़ रहा है, उसमें धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड क्या योगदान दे रहा है? केवल केंद्र से मदद मांग रहा है, या कुछ ऐसा करके दे रहा है जिससे लगे कि मोदी जी के हाथ मजबूत हो रहे हैं? मोदी जी जो एक, मैं कहूँ कि राम सेतु बना रहे हैं, उस राम सेतु में जो योगदान भगवान राम जब राम सेतु का निर्माण कर रहे थे, गिलहरी जो योगदान दे रही थी, वो जो छिद्र थे, उन छिद्रों को अपने को पानी में डुबकी लगाकर अपने शरीर को लोट-पोट करके जो बालू है, रेत से भरने का काम कर रही थी, वही उत्तराखंड की देवभूमि से हो रहा है। कि हम लोग भी मोदी जी के इस यज्ञ में अपनी जो छोटी सी आहुति है वो संपूर्ण उत्तराखंड दे रहा है। चाहे आज वो बाबा केदार का पुनर्निर्माण हो, या वहाँ पर रोपवे योजना का भूमि पूजन हो, शिलान्यास हो, हेमकुंड साहब जाने वाला 13 किलोमीटर का जो कठिन रास्ता है उसमें रोपवे का शिलान्यास हो, बद्री विशाल का मास्टर प्लान हो, उत्तराखंड की 4 धाम ऑल वेदर रोडें, भारतमाला श्रृंखला में एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ने का काम हो, कर्णप्रयाग ऋषिकेश रेल योजना हो, या ऋषिकेश में चलने वाला एम्स हो, या दूसरा एम्स हो, हल्द्वानी शहर, उसके लिए 2200 करोड़ रुपए की आधुनिकतम शहर को करने के लिए तमाम प्रकार का मास्टर प्लान, 2200 करोड़ रुपए की धनराशि की स्वीकृति हो, लखवाड़ योजना जो कई वर्षों से रुकी हुई थी उस योजना की स्वीकृति हो, जमरानी बांध योजना की स्वीकृति हो, या वाइब्रेंट विलेज के रूप में नीति, मलारी, माणा और गुंजी जैसे हमारे सीमांत गांवों को आज एक नए स्वरूप में वाइब्रेंट विलेज के रूप में आगे डेवलप करने की बात हो। हर क्षेत्र में आज तेज़ी से काम हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि पर्यावरण के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जोशी मठ के दरखने की खबरें आपके हृदय को विचलित नहीं करती? आपको नहीं लगता है कि नए सिरे से विचार करने की जरूरत है, हम काम ठीक दिशा में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? नहीं, देखिए, हम वो भी करेंगे, लेकिन हम केवल आलोचनाओं से विचलित होने वाले नहीं हैं, क्योंकि कुछ लोगों का काम है, उनको मैंने कहा है, कुछ विघ्न संतोषी लोग हैं। दूसरे के घर में अच्छा कार्यक्रम हो तो अपनी नाक काट के जो है दूसरे के घर में विघ्न करने का काम जो लोग करते हैं, उन लोगों से हम विचलित नहीं होने वाले हैं। क्योंकि हम लोगों ने मोदी जी के नेतृत्व में एक जो मोदी जी ने संकल्प लिया है एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने का, तो उत्तराखंड हमारा सामरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण ये स्थान है, महत्वपूर्ण राज्य है। तो हम लोग उस दिशा में बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ यह भी ज़रूरी है जो प्राकृतिक आपदाएं हमारे सामने आती हैं, उन प्राकृतिक आपदाओं से चूँकि निकट भविष्य में कहीं ना कहीं हमको ये लेकर चलना पड़ेगा कि इकोलॉजी और इकोनॉमी, इन दोनों में ही संतुलन हो, इन दोनों में बैलेंस हो। और जो हमारे ऐसे शहर हैं जो हिमालय पर बसे हुए हैं,
उनकी जो बेयरिंग कैपेसिटी जिसको बोलते हैं धारण क्षमता, जी। वो धारण क्षमता कहीं एक्सीड तो नहीं हो गई है? अगर वो हो गई है तो उसका हम आकलन करवा रहे हैं, हमारा आपदा प्रबंधन विभाग इस दिशा बहुत में ही काम सुंदर कर रहा बात आपने कही, इकोलॉजी और इकोनॉमी में समन्वय की। पर आप तो इसी चुनौती का सामना कर रहे हैं। 22 अप्रैल से आपके यहाँ चार धाम की यात्रा शुरू होनी है। आपने सीमाएं लगा दी हैं कि इससे ज़्यादा लोग ना पहुँचें, और इस यात्रा पर जिनका जीवन यापन निर्भर करता है वो सब प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं कि आपने सीलिंग लगा दिया, हमारा क्या होगा। इस चुनौती से कैसे निपटेंगे धामी जी? है। नहीं, हम लोग सबसे बात करेंगे और बात करके समाधान निकालेंगे, और जो लोग चार धाम यात्रा में आएंगे उन सभी को दर्शन हो, वो सभी जो है अपनी यात्रा अच्छी करें, उनकी यात्रा सुगम हो, सरल हो और आसानी से हो। उसके लिए जो भी अच्छा रास्ता होगा, और जो चार धाम यात्रा का संचालन करने वाले लोग हैं इस यात्रा में जिनकी बड़ी भूमिका है, चाहे वो हमारे होटल व्यवसायी हों, चाहे वो परिवहन व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हों, चाहे वो साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हों, उन सभी से बात करेंगे। और हम बात कर रहे हैं, संवाद करके ही हम सारे रास्ते निकाल रहे हैं। आप कुछ नई पहल भी कर रहे हैं, जैसे उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो लाभार्थी हैं उनको 3 सिलेंडर देने जैसी योजना आपने लागू करने की बात कही। लागू कर दिए। पर मेरा सवाल आपसे ये है कि आप तो अब पार्टी के एक प्रमुख चेहरे में तब्दील हो गए हैं। ये केवल उत्तराखंड के लिए, आपको नहीं लगता है कि ये पूरे देश के लिए होना चाहिए? क्या पार्टी या सरकार के मौके पर जब आपको मंच मिलते हैं तो ये बात लेकर जाने का कोई इरादा आप करें कि उत्तराखंड की पहल पूरे देश के लिए नज़ीर बननी चाहिए? नहीं, देखिए, जो हम लोग भी करते हैं, हमारा कोई अलग से कोई ऐसा एजेंडा नहीं होता है। ये हमारी पार्टी की ही सोच होती है, जो विभिन्न राज्यों में राज्य अपने अपने वहाँ के संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर निर्णय लेते हैं। हमने निर्णय लिया क्योंकि यहाँ पर हमारे 1,76,000 परिवार जिनके अंत्योदय के कार्ड धारक हैं, बहुत गरीबी में जीवन जीते हैं, तो उनको 3 सिलेंडर हम लोग साल भर में रिफ़िल करके भेजेंगे। पिछले वर्ष से हमने ये योजना प्रारंभ की थी, जिसमें पिछले साल भी हमने बजट में प्रावधान किया था, और इस बार भी 55 करोड़ रुपए की धनराशि का हमने प्रावधान किया है। और हमारे बाद गुजरात भी जो है वहाँ पर अब इस पर सब्सिडी दे रहा है। गुजरात राज्य ने भी ये प्रारंभ किया है। मैं समझता हूँ तो कि हमने सभी गांधी जी को राज्य, ऐसे ही करिश्माई नेता नहीं कहा था। पूरे देश में गुजरात मॉडल को फॉलो किया जाता है। यहाँ पर बताया गया उत्तराखंड ने पहल की, गुजरात उसे फॉलो किया। एक और आपने बड़ा तेवर वाला फैसला लिया था समान नागरिक संहिता लागू करने के संदर्भ में। साल भर पूरा आना है, अभी तक कमेटी चल रही है। कानून कब बन रहा है? देखिए, वो जरा चूँकि एक बहुत ही महत्व का विषय है और इसकी देश भर में लंबे समय से मांग रही है, इसलिए इसकी शुरुआत भी हमने करी। कमेटी ने काफ़ी काम कर लिया है। कई लाखों, 3 लाख से भी ज़्यादा लोगों से उन्होंने उनके सुझाव आए हैं, उनकी बातें आई हैं, जगह जगह स्टेक होल्डरों से बात करी है। और जो हमारा संकल्प है वो तो देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने उस पर अपना मैंडेट दिया है हमको, जी। तो जल्दी ही इसीलिए उसको तो मेरा लागू सवाल करेंगे। है कि कब तक कमेटी रहेगी, कानून कब तक आएगा? पहले साल की पूर्ति पर हम बधाई देने आए नहीं, हैं, इसी साल आ जाएगा। तो दूसरा साल जब तक पूरा होगा उससे पहले ये कानून हमें देखने को हाँ, मिल जाएगा। निश्चित रूप से। तो एक बड़ी घोषणा इस साक्षात्कार में मुख्यमंत्री कर रहे हैं कि दूसरा साल जो सरकार पूरा करेगी उससे पहले समान नागरिक संहिता का कानून उत्तराखंड में लागू हो जाएगा। अब आखिरी दौर की बातचीत पर आते हैं। जानना ये चाहते हैं कि एक राजधानी के संदर्भ में स्वरूप को लेकर हमेशा बात होती है। देहरादून को लेकर क्या सोचते हैं आप? देहरादून को एक राजधानी के तौर पे जो स्वरूप मिलना चाहिए, क्या कुछ और करने की जरूरत आप महसूस कर रहे हैं जिससे एक परिपक्व राजधानी का स्वरूप बन पाए? नहीं, देखिए, यहाँ पर चूँकि आने वाले समय में दिल्ली देहरादून एलिवेटेड रोड, इसका निर्माण कार्य तेज़ी से चल रहा है और 2024 आते आते पूरा काम हो जाएगा, और तब दिल्ली से देहरादून आने में 2 से ढाई घंटा का कुल समय लगेगा। तो उसके हिसाब से चूँकि यहाँ पर ट्रैफिक की व्यवस्था है, यहाँ पार्किंग की व्यवस्था है, यहाँ का एकोमोडेशन है, होटल हैं, उस पर सब में जो है बहुत भीड़ होने वाली है, बहुत संख्या अधिक होने वाली है। उसके हिसाब से एक नए मास्टर प्लान की भी ज़रूरत है, यहाँ रिंग रोड की भी ज़रूरत है, यहाँ पर लॉजिस्टिक पार्क की भी ज़रूरत है। निकट भविष्य में हम मेट्रो भी यहाँ लाने वाले हैं।
तो उसके हम प्रबंधन कर रहे हैं आगे को लेकर कि देहरादून का अपना एक महत्व है और देहरादून दुनिया के प्रमुख शहरों में से एक शहर है भारतवर्ष के साथ साथ, क्योंकि यहाँ पर भारत सरकार के भी अनेकों महत्वपूर्ण संस्थान यहाँ पर हैं। ONGC है, सर्वे ऑफ इंडिया है, FRI है, IIP है, अनेकों हमारा IMA है, ऐसे अनेकों संस्थान यहाँ पर काम करते हैं। तो इसलिए इस शहर का स्वरूप भी बना रहे और निकट भविष्य में जो आने वाली हमारे सामने चुनौती है, उस चुनौती का भी हम लोग ठीक प्रकार से सामना कर पाएँ। तो उसको लेके पूरा काम कर रहे हैं। आप हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं, पर एक विषय पर सवालों के घेरे में, वो है कानून व्यवस्था के मसले पर। कांग्रेस पार्टी, विपक्षी लगातार कह रहे हैं धामी जी से बाकी सब तो हो रहा है, पर कानून व्यवस्था नहीं संभल रही। इत्तेफाक रखते हैं इससे या वही समस्या है? देखिए, ऐसा है, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर पहली बार हुआ है कि एक मिथक टूटा है, एक नया इतिहास बना है। इसलिए कांग्रेस पार्टी की अपनी जो ज़मीन है वो है नहीं नीचे। अब उनको कुछ न कुछ तो कहना है, विपक्ष में है तो उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए कभी कानून व्यवस्था का मुद्दा उठता है, कभी नकल का मुद्दा उठा देते हैं, कभी किसी और मुद्दा उठा देते हैं। मुद्दे उठाते रहते हैं, लेकिन जो भी मुद्दे उठाते हैं हम उसका समाधान करते हैं। मैं उनको भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, समय समय पर वो जो मुद्दे उठाते हैं हम उनको बहुत भली भांति बता देते हैं। और अच्छा ये होता है कि कांग्रेस मुद्दा उठाती है, हम पूरी जनता को भी बता देते हैं। ये बताइए, आपने कहा कांग्रेस की ज़मीन नहीं रही, पर कांग्रेसियों को ज़मीन देने के मामले में आप लोग बड़े उदार हैं। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में जितने कांग्रेसियों को आत्मसात करने के लिए लालायत रहती, कमाल है। तो अभी भी उतने ही उदार रहने वाले हैं, अपने दरवाजे ऐसे ही खोल के रखने वाले हैं, या अब बंद करेंगे कांग्रेसियों के लिए? क्या है इरादा आपका? देखिए, आज मैंने पहले ही कहा कि आज पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है जी। तो निश्चित रूप से जो चीज़ें हैं उसमें पार्टी का विस्तार हुआ है, तो उसमें लोग भी आए हैं और आते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। तो नेता प्रतिपक्ष भी आप अपने यहीं से दे देते हैं, तो ये कौन सा सियासत रच रहे हैं आप? मतलब भाजपा ही मुख्यमंत्री है, पूर्व भाजपा ही जो है वो नेता प्रतिपक्ष है, भारतीय जनता ये कौन सी सियासत है? भारतीय जनता पार्टी देखिए संगठन बेस्ड पार्टी है जी। इसमें बूथ अध्यक्ष से लेकर पन्ना प्रमुख तक की व्यवस्था है जी। और पार्टी निरंतर गति से आगे बढ़ रही है। लोग आ भी रहे हैं और कुछ जा भी रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा उसका कोई वो नहीं है। तो बतौर सरकार प्रमुख आखिरी सवाल मेरा, जितनी मेहनत, जितनी मशक्क़त के साथ आप लगे हुए हैं, संगठन बराबरी से कदमताल कर पा रहा है या संगठन कहीं हाफ जाता है? नहीं, संगठन और हमारे सभी कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ लगे हुए हैं और अभी आपने देखा होगा पूरे प्रदेश में कोई भी कार्यक्रम देते हैं और निकट भविष्य के लिए पूरी तरह से हमारा संगठन तैयार है, नए कलेवर में है, नए जोश में है, नई ऊर्जा के साथ है। और नया संगठन बनने के बाद हरिद्वार का पहला चुनाव हुआ था, पंचायत का चुनाव, जो पिछले 40 सालों में 30 सालों में कभी इतनी बड़ी विजय हमारी पार्टी की नहीं हुई। ग्राम प्रधान से लेकर सारे ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष, अध्यक्ष सारे निर्विरोध बने हैं। तो संगठन और सरकार दोनों साथ साथ हैं। तो आपने करिश्मा कर दिया अपनी पार्टी को राज्य में सत्ता में वापस लाने का। अब बात चल रही है 2024 में मोदी जी को वापस प्रधानमंत्री बनाने की, उसमें कुछ योगदान आप देंगे? क्या उम्मीद करें? उसमें कोई संदेह नहीं है कि मोदी जी अब तक के दोनों चुनाव से इस तीसरे चुनाव में उससे कहीं अधिक सीटों से प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। और उत्तराखंड से तो निसंदेह 5 सीटें 14 में भी, 19 में भी और 24 में भी जाएंगी। थोड़ा चुनौती हम लोगों के लिए है कि पिछली बार के जो मार्जिन है वो बहुत बड़े हैं, उस मार्जिन को इस बार क्रॉस करना है और हमारा नया संगठन, हमारे कार्यकर्ता उस मार्जिन को क्रॉस करने के लिए अभी से प्रतिबद्ध हैं और हम ये करके दिखाएंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से तो हमारी सारी बातचीत हो गई। अब 2 सवाल केवल रह गए पुष्कर सिंह धामी जी से जानने के। एक, खटीमा कितना सालता है? खटीमा को लेके क्या सोच के साथ में पुष्कर सिंह धामी है? एक सवाल तो ये। और दूसरा सवाल आपके परिवार के संदर्भ में है। ये मुख्यमंत्री बनने के बाद परिवार के साथ क्या कर रहे हैं? परिवार कितना भुगत रहा है आपका मुख्यमंत्री होना?
नहीं, देखिए, राजनीति में जब हम काम करते हैं, समाज में हम काम करते हैं, तो परिवार का सहयोग और उनको भी, चूँकि इन सब चीज़ों में सहभागी हैं, तो बहुत मैं समझता हूँ कि वो सारी स्थितियों को, परिस्थितियों को परिवार भी सामंजस्य बनाता है। हाँ, ये ज़रूर है कि कठिन होता है, और लेकिन ईश्वर की कृपा से समझते हैं परिवार के लोग भी कि इसमें कठिनाई है, तो उन्होंने अपने आप को एडजस्ट किया हुआ है। वो तो शुक्रगुजार हैं आप परिवार के संदर्भ में कि नहीं है? जितना जनता के संदर्भ में है उतना परिवार के संदर्भ में भी कोई एहसास है कि नहीं दामी जी? नहीं, मुझे परिवार का हो या परिवार से बाहर, पूरा उत्तराखंड ही हमारा परिवार है, क्योंकि ऐसी मेरे को उन्हीं के आशीर्वाद से जिम्मेदारी मिली है। तो पूरे ही उत्तराखंड परिवार का मुझे सहयोग मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, इसीलिए हम काम कर पा रहे हैं। और जहाँ तक आपने कहा खटीमा की बात है, खटीमा मैं पूरे उत्तराखंड में, चूँकि खटीमा से जो मेरा रिश्ता है जी। वो केवल चुनाव तक का नहीं है, वहाँ मैं बड़ा हुआ हूँ, और आज अनेकों योजनाओं, 50-100 योजनाएं ऐसी हैं जो मैंने अपने विधायक रहते हुए या विधायक से पहले वाले कालखंड में जो प्रारंभ की थी, वो उसमें से अधिकांश पूरी हो चुकी हैं, अधिकांश योजनाएं चल रही हैं। और उत्तराखंड में, चूँकि वैसे तो सभी स्थान हमारे, लेकिन चूँकि मैं वहाँ पला बड़ा, तो वो मेरी प्राथमिकता में है, उसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ वहाँ। खटीमा अभी भी आपकी प्राथमिकता में है। तो हमारी बहुत विस्तार से बातचीत हुई पुष्कर जी, आपसे हर मुद्दे पर बातचीत हुई, पर यह समय है अब आपका सीधे जनता से संवाद करने का। बतौर मुख्यमंत्री दूसरी पारी का 1 साल आप पूरा कर रहे हैं, इस मौके पर जनता से उत्तराखंड की क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? आप हैं और जनता है। नहीं, मैं देवतुल्य जनता का सबसे पहले तो उनका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आप सब लोगों के आशीर्वाद से, आपकी शुभकामनाओं से आपने मुझे काम करने का अवसर प्रदान किया है। अपने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि उनको हमने जो भी काम, जो भी यहाँ के लिए निवेदन किया है, हर चीज़ में आपने हम लोगों को अपना आशीर्वाद प्रदान किया है। अनेकों अनेकों योजनाएं जिनके बारे में हम केवल सोचते थे, लेकिन वो योजनाएं धरातल पर नहीं उतरती थी, उन सब योजनाओं को भी स्वीकृति प्रदान की है। और हमने संकल्प लिया है कि आने वाले समय में हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्य बनेंगे, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। आज अनेकों क्षेत्रों में हम देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो रहे हैं, और साथ ही साथ जो हमने अभी इस बार का सामान्य बजट है, आम बजट है, हर वर्ग के लिए उस बजट में प्रावधान किया है, जिससे कि हमारा राज्य आगे बढ़े। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार की भूमि से जो कहा था कि 21वीं सदी का ये तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उस दशक को बनाने के लिए हम सभी को आगे आना होगा। अपने अपने क्षेत्रों में हमको बिल्कुल अपने कर्तव्य पथ पर ईमानदारी के साथ, परिश्रम के साथ और एक संकल्प लेकर जो विकल्प रहित होगा, आगे बढ़ना होगा, और हम सब लोग सहयात्री बनेंगे। ये यात्रा किसी एक व्यक्ति की यात्रा नहीं है। ये जो बात मैं आप सबके समक्ष कर रहा हूँ, जो निवेदन कर रहा हूँ, ये उत्तराखंड के 1,25,00,000 भाई बहनों की यात्रा है। उस यात्रा तो गंतव्य तक तभी पहुँचेगी जब हम सब के कंधों से कंधे मिलेंगे, कदम से कदम मिलेंगे, बातें से बातें मिलेंगी, विचारों से विचार मिलेंगे। हम एक में होकर निश्चित रूप से इस 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक बनाएंगे। आपका भी ग्रीस बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पुष्कर जी। तो ये थे हमारे साथ में पुष्कर सिंह धामी जी, जिन्होंने अपनी बात को समाप्त इस संकल्प के साथ किया है कि प्रधानमंत्री जी ने एक सपना, एक उम्मीद उत्तराखंड के संदर्भ में जाहिर की थी कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। धामी जी को उम्मीद है कि वो, उनकी सरकार, उनका संगठन और उत्तराखंड के 1.25 करोड़ लोग कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर इस तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक बना पाएंगे। हमारी शुभकामनाएं धामी जी आपको, आप संकल्प को पूरा करें। और दोस्तों, आज की इस बातचीत में इतना ही। जल्दी फिर मिलेंगे किसी अन्य शख्स से। मुझे दीजिए इजाज़त। सदा प्रणाम।